न्यूज 18 में आपका स्वागत, आपका इस्तकबाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला। उमर साहब, आपका खैर मकदम, आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब की बार 50 के पार आपने नारा दिया है। सवाल यह है कि क्यों आपको मेजॉरिटी में लाए लोग? क्या है आपके पास उनके लिए? क्या नहीं है हमारे पास? मंशूर है, इरादे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है, मुख्तलिफ मतलब काम करने वाले लोग जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, सीनियर भी और नौजवान भी। लेकिन सबसे ज़्यादा एक स्टेबिलिटी का आप देखिए, जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है, जम्मू कश्मीर को एक स्टेबिलिटी मिली है, पकड़ दकड़ नहीं। दिल्ली का यहाँ असर रसूख जो है वो कम रहा है। पिछले अगर हम सिर्फ 5 साल का ही हाल देखें, नतीजा आपके सामने है। या उससे पहले जब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत बनी थी, 3-3 साल की वहाँ पे बात हुई, नतीजा आपके सामने है। किसी भी, चाहे वो मुफ्ती साहब हों, आज़ाद साहब हों, पूरी तरह से काम करने का मौका नहीं मिला। बाकी रियासतों ने भी कोलिशन गवर्नमेंटों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, चाहे वो यूपी हो, चाहे मुख्तलिफ और रियासतें हों, लेकिन कोलिशन से थक के वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट पे वापस आए। हम लोगों से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो खतरा इस रियासत के सामने है, खासकर हमारी जो पहचान है, हमारी जो शनाख्त है, हमारी जो खसूसी पोजीशन है, उसको लेके उसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग एक पार्टी को चुनें, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। आपने पीएसए हटाने की बात की है, आपने जीएसटी पे भी बात की है, जीएसटी हम रिजीम खत्म करेंगे। नहीं, वो मैंने नहीं कहा, वो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि जीएसटी को हम रिव्यू करेंगे और अगर गुंजाइश बनती है उसमें तब्दीली लाने की, जिससे कि जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन को हम बचा सके, वो हम जरूर करेंगे। जहां तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटाने की बात है, वो मैंने वादा जरूर किया है लोगों के साथ। ऑपरेशन ऑल आउट? ऑपरेशन ऑल आउट का मतलब? ऑपरेशन ऑल आउट नहीं चलेगा जनाब। जम्मू कश्मीर यूनिफाइड कमांड के जो हेड होते हैं वो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होता है। कोई ऑपरेशन या कोई कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की इजाज़त के बिना नहीं हो सकता है। अगर ऑपरेशन ऑल आउट हुआ है तो उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से हुआ है। हम इस तरह की इजाज़त जो है नहीं देंगे। फिर कैसे करेंगे? जो इस वक्त हमने भी मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ा। 6 साल में इस रियासत का वज़ीर आला रहा। हमने इस रियासत को काफ़ी हद तक नॉर्मलसी के करीब लाया। 2014 में जिन हालात में हमने इस रियासत को बीजेपी और पीडीपी के हवाले किया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें ऑपरेशन ऑल आउट की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ बंकर हटाने के लिए। हमें ऑपरेशन ऑल आउट की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे अमन को वापस लाने के लिए। हमें ऑपरेशन ऑल आउट की ज़रूरत नहीं पड़ी उन हालात को पैदा करने में ताकि कश्मीर का नौजवान जो है वो बंदूक उठाने पे मजबूर ना हो। हमें ऑपरेशन ऑल आउट की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग तब भी मरे, 2010 में भी लोग मरे। लोग उसका अब आप ऑपरेशन ऑल आउट से क्यों कर रहे हैं? आप ऑपरेशन ऑल आउट एंटी था, नाम से नहीं ना, उसका नाम नहीं ना, वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस को आप लॉ एंड ऑर्डर में आप ये कंपेयर मत करिए ना। आप नहीं समझते हालात बदले हैं? आज देश का जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो कहता है कि जो स्टोन पेल्टर है वो टेररिस्ट है। हालात इस तरह भी बदले हैं कि आज एक लड़का बंदूक छीन के मिलिटेंट सफों में शामिल होता है। जो जहां पे इनकाउंटर्स होते हैं वहां सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं पथराव के लिए। आपको नहीं लगता परिस्थितियां, हालात बदले हैं? हालात तो बदले हैं, लेकिन उसके लिए कसूरवार कौन है? ये हालात 2014 से पहले आपको देखने को नहीं मिले। कसूरवार कौन है? इसके लिए हम दोषी किसको ठहराएं? किसको? आखिरकार बदला क्या? 2014 में हुकूमत बदली, पहले मरकज की हुकूमत बदली, फिर रियासत की हुकूमत बदली। तो हाँ, हालात बदले, और हालात जो हैं वो अच्छे के लिए नहीं बदले। उनमें जो तब्दीली आई वो एक बुरी तब्दीली आई, लेकिन ये तब्दीली जो है ये बिलखसूस अगर हम देखें तो पीडीपी बीजेपी का एक साथ आना वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है इस रियासत के लिए। आप मानते हैं कि वही एक फैक्टर है? सबसे बड़ा फैक्टर है। फैक्टर और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर वही है।
क्योंकि बाकी चीज़ें तो वैसे ही रहीं। हमारी आबादी अचानक बदली नहीं, हमारे लोग अचानक बदले नहीं, हमारे पड़ोसी अचानक बदले नहीं, हमारी फोर्सेस अचानक बदले नहीं। अचानक क्या बदला? अचानक पहले दिल्ली की हुकूमत बदली और फिर अचानक जम्मू कश्मीर की हुकूमत बदली। मैं उसी की बात कर रहा था। आप जब भी बात करते हैं आप कहते हैं कि एक मस्कुलर पॉलिसी से ये मसला हल नहीं होगा। फिर जब आपके दौर में हम 2014 की बात करें, 2002 की बात करें, हम बात करते थे एलिनेटेड यूथ हैं, हमारे कुछ बच्चे हैं भटके हुए हैं, उनको वापस लाने की ज़रूरत है, और फिर हम हीलिंग टच की बात कर रहे थे। आज के दौर में तो ऐसा कहना भी गुनाह तस्वुर किया जाता है। वो तो कुछ हद तक मैं माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए, लेकिन आप चैनलों की भी गलती है ना। आप चैनलों ने यहाँ पे उस तरह की सोच के लिए कोई जगह ही नहीं रखी। चैनल हुकूमत आप सिर्फ हुकूमत को ही मत दोषी ठहराइए। आप लोगों को भी ज़रा अपने अंदर झांक के देखना होगा कि आप लोग क्या लाइन लेते हो। यहाँ पे जब बातचीत के लिए कोई आवाज़ उठाता है, आप लोग फ़ौरन कहते हो ना ये पाकिस्तानी है, ये देशद्रोही है, ये उग्रवादी है। इसमें सिर्फ कसूर हमारा नहीं है। एक माइंडसेट बनाया हुआ है बाकी मुल्क में टीवी चैनलों ने। जंग का ऐलान आपके न्यूज़ रूम से होता है और उसका फिर प्रेशर जो है बाकी मुल्क में जो पॉलिटिशियंस हैं उन पे बन जाता है। ये हालात जो हैं, ये जो परिस्थिति बनी हुई है, इसके लिए आप सिर्फ यहाँ के पॉलिटिशियंस को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हो। कुछ हद तक आप लोगों को भी थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेजॉरिटी आती है तो हम 30 दिन में ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन लाएंगे। बहुत हिम्मत चाहिए ये बात करने के लिए, जबकि हम जानते हैं कि पिछली रेजोल्यूशन का क्या हुआ। ना, पिछली रेजोल्यूशन का जो हाल हुआ वो हम सब जानते हैं, लेकिन उसका क्या मतलब हुआ? हम हाथों पे बैठ जाएं और हार मानें? अगर एक बार हमें नाकामयाबी मिलती है तो क्या हम रुक जाएं? लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम हार मानें और घर बैठें। हमारी कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम जम्मू कश्मीर को दोबारा से वो अंदरूनी खुद मुख्तारी जो है वो दिलवाते नहीं हैं। आप मानते हैं रेलेवेंट है आज की तारीख में? ये देखना, या तो आप माने कि जम्मू कश्मीर का मसला जो है सियासी मसला नहीं है, जो कि बीजेपी वाले चाहते हैं वो एक इम्प्रेशन कायम करना कि जम्मू कश्मीर का मसला जो है ये एक सिक्योरिटी मसला है, सोशल मसला है, मजहबी मसला है, इलाकाई मसला है, लेकिन सियासी मसला नहीं है। अगर आप मान के चलते हो कि जम्मू कश्मीर का मसला एक सियासी मसला नहीं है, इसको हल करने के लिए सियासी बातचीत ज़रूरी नहीं है, तो ठीक है ना, फिर ऑटोनॉमी आपके लिए मायने नहीं रखती। लेकिन अगर आप उन लोगों में शामिल हो जो ये कहे कि जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो बुनियादी एक सियासी मसला है, बेशक इसमें और भी पहलू हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, इसमें और भी इश्यूज हैं, लेकिन बुनियादी तौर जो है ये एक सियासी मसला है। तो सियासी मसले के हल के लिए सियासी बातचीत होनी चाहिए। सियासी बातचीत के लिए कोई एंड गोल होना चाहिए। हमारे लिए एंड गोल जो है वो जम्मू कश्मीर की अंदरूनी खुद मुख्तारी को दोबारा बहाल करना है। आपने अभी कहा कि एक पार्टी की हुकूमत हो तो मसाइल हल होंगे। आपने कांग्रेस के साथ अलायंस किया? हमने कोई अलायंस नहीं की ना, हमने कोई अलायंस नहीं की। हमने सेक्युलर वोट को इंटैक्ट रखने के लिए जम्मू की 2 सीटें जो हैं उन पे उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन कश्मीर की सीटों पे लड़ाई होगी। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कहां से होता है ना? आप हमें यही बताया गया। नहीं ना, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कहां होता है ना? आप जब आप इलेक्शन लड़ते हो आप जीतने के लिए लड़ते हो, तो हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं इलेक्शन। और मुझे लगता है आप कांग्रेस से बात करोगे वो भी जीतने के लिए लड़ेंगे। सिर्फ फर्क इतना होगा कि शायद हम गाली गलौज पे नहीं उतरेंगे। यहाँ बदकिस्मती से हमारी सियासत को बहुत ज्यादा पर्सनलाइज किया हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग जिनको सियासत में आए हुए थोड़ा सा ही वक्फा हुआ है वो सीधा सीधा गाली गलौज पे उतर आते हैं। शायद फ़र्क इतना ही होगा कि मैं आज़ाद साहब के खिलाफ गालियां इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं राहुल गांधी के खिलाफ कोई ज़ाती हमला नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है वो अपनी सीटें जीतने की कोशिश करेंगे और हम भी कौन सा हारने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये नहीं है ना, आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि क्योंकि हमने सेक्युलर वोट को इंटैक्ट रखने के लिए कांग्रेस के लिए जो है या सेक्युलर पार्टीज़ के लिए जम्मू की 2 सीटों पे इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है, उसका ये मतलब नहीं है ना कि असेंबली में हम कोई अलायंस करने जा रहे हैं। ये अलायंस नहीं है। आपने अभी कहा कि एक पार्टी की हुकूमत हो तो मसाइल हल होंगे। आप मानते हैं रेलेवेंट है आज की तारीख में? नहीं ना, नहीं ना, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कहां से होता है ना? आप जब आप इलेक्शन लड़ते हो आप जीतने के लिए लड़ते हो, तो हम भी
लद्दाख का क्या? लद्दाख का क्या मतलब? लद्दाख पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं आप अलग से? आपने कहा ना हम 4 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा करेंगे। आपने अभी बात की यहाँ पे जब इंतखाबात नहीं हुए, तमाम सियासी पार्टियों की, अक्सर सियासी पार्टियों की राय ये थी कि एक साथ असेंबली इलेक्शंस हो जाएं और पार्लियामेंट्री भी, लोकसभा भी, लेकिन नहीं हुआ। सब ने इसकी मजम्मत की जो इसके हक में थे। आप मजम्मत से आगे गए, आपने कहा यह साजिश है। किस तरह की साजिश हो सकती है? आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, करिए थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन, देखिए ना आप कि किन लोगों ने इस इलेक्शन को रोकने की कोशिश की, किन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को जो जानकारी दी वो ग्राउंड रियलिटी से हटके है। जिन लोगों ने ये कहा कि हम बिना सिक्योरिटी के पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन कर सकते हैं, जिन लोगों ने ये कहा कि इस रियासत के सबसे कामयाब इलेक्शनों में उन इलेक्शनों को गिना जाता है, जब असेंबली इलेक्शन की बारी आ जाती है तो वो हाथ ऊपर कर देते हैं। मुझे ये बताइए ना, हालात पार्लियामेंट के लिए साजगार हैं लेकिन हालात असेंबली के लिए साजगार नहीं है, समझाइए मुझे। अब आप कहेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी, मैं माफी चाहता हूं लेकिन कम से कम 3 बार मैंने इस मुल्क के होम मिनिस्टर को इस मुल्क को यह वादा देते हुए सुना कि इलेक्शन कमीशन को साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत होगी वो प्रोवाइड की जाएंगी, लोकसभा में और राज्यसभा में। अब मुझे बताइए ना, अगर पार्लियामेंट की कमिटमेंट का कोई मायने नहीं, अगर पार्लियामेंट की कमिटमेंट को सीरियसली ना लिया जाए तो अगर ये साजिश नहीं है तो क्या है? आपने इसी संदर्भ में एक बार कहा कि बीजेपी दरअसल गवर्नर के जरिए यहां हुकूमत करना चाहती है क्योंकि वो वोटर्स के जरिए ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन जब लोकल बॉडीज का आपने बायकॉट किया तो आपने उनको यहां पांव पसारने का, खासकर वादी में, अच्छा खासा मौका दिया। अब हमने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया उस वक्त के हालात को देखते हुए। हम चाहते थे कि मरकज़ के तरफ से कोई ऐसी बात आ जाए जिससे कि हम रीअश्योर हों कि 35A और 370 को कोई नुकसान नहीं होगा। वो अब भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो फिर असेंबली इलेक्शन लड़ने का? क्योंकि असेंबली को ही 370 और 35A को बचाना है। हमारे नुमाइंदे ही पार्लियामेंट जाके 370 और 35A को बचाएंगे। हमने साउथ कश्मीर से सबसे बेहतर उम्मीदवार एक जज के सूरत में इसलिए उतारा क्योंकि 370 और 35A के बारे में आप उनके हालात अच्छी तरह से जानते हैं। वही जाके 35A और 370 को बचाने की बात करेंगे। अब असेंबली इलेक्शन ना लड़ना वो तो सीधा सीधा यहाँ की रियासत की स्पेशल पोजीशन को ख़त्म करने के बराबर बात होगी। लोकल बॉडीज इलेक्शन ना लड़ना वो एक तरह आप मानते हैं गलती थी? नहीं, अपने वक्त के लिए वो सही फैसला था। थर्ड फ्रंट की आपने बात की, आपने एक बार नहीं 2 बार कहा कि ये मैंने कई बार कहा, 2 बार से ज्यादा मैंने 2 बार सुना कम से कम। चलिए, मैंने 2 बार से ज्यादा। आपने कहा कि ये लीडर दिल्ली में पैदा किए जाते हैं और ये जो थर्ड फ्रंट है ये यहां ही क्यों बनते हैं। जो इसका रिएक्शन आया वो ये आया कि हमें क्या सिर्फ उमर अब्दुल्ला को यहां पे हुकूमत करने का हक है? मैंने, अब यही मुसीबत है ना, जब मेरे बयानों की कवरेज आ जाती है। मैंने उस बयान में ये भी कहा कि मैं कभी ये नहीं मानता हूं कि यहाँ पे हुकूमत करने का हक सिर्फ मुझे है या यहाँ पे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही पार्टी होनी चाहिए। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि जब नई पार्टियां बनती हैं तो लद्दाख और जम्मू में क्यों नहीं बनती? सीधा सीधा सवाल है ना, जवाब दें। अगर नई पार्टी बनती है तो सिर्फ कश्मीर में क्यों, लद्दाख और जम्मू में क्यों नहीं? जिस दिन मुझे इस सवाल का सही जवाब मिलेगा उस दिन मैं अपने बयान के बारे में फिर दोबारा बनाने का हक है हर किसी को। वही तो मैं कहता हूं, बनाने का हक हर किसी को है। तो सवाल क्यों? क्योंकि वहां बनते नहीं है। क्यों नहीं बनते? मैं सवाल क्यों नहीं उठाऊं जनाब? जमहूरियत है, जमहूरी हक है मेरा सवाल करना। मुझे शक है, मैं उस शक को एक सवाल की सूरत में लोगों के सामने रख रहा हूं। क्या आप मुझे कहेंगे कि मुझे ये पूछने का हक भी नहीं है? शाह फैसल को कहना पड़ा कि मैं एजेंट नहीं हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि शाह फैसल एजेंट है। मैंने कभी कहा? इस सवाल के रद्द-ए-अमल में मैंने इस सवाल के रद्द-ए-अमल में कुछ नहीं कहा। नहीं, जब आपने सवाल खड़ा किया तो उसको जवाब रद्द-ए-अमल में कहना पड़ा। वो जवाब देना उनका अपना फैसला था। मैंने शाह फैसल, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। शाह फैसल का नाम आज आप ले रहे हो। मैंने किसी भी बयान में किसी भी लीडर का नाम नहीं लिया।
मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ इतना ही सवाल पूछा कि खुदारा मुझे ये बताएं, जब नई तंजीमें बनती हैं वो सिर्फ कश्मीर में ही क्यों बनती? मुझे जम्मू में कोई नई तंजीम का नाम बताइए, मुझे लद्दाख में कोई नई तंजीम का नाम बताएं ना, अगर कोई नाम है आपके पास। पीडीपी पे आपका बड़ा इल्जाम है, आप कहते हैं कि एनआईए उन्होंने यहां लाई, बीजेपी को पांव पसारने का मौका दिया, जो मुश्किलात यहाँ पे काफी ज्यादा खड़े हुए, शुरू में हमारी बात हुई, इसके लिए पीडीपी और बीजेपी का गठजोड़ काफी हद तक जिम्मेदार है। फिर ये पीडीपी से जब पूछा जाता है, वो कहते हैं कि बीजेपी के साथ तो पहले उमर अब्दुल्ला साहब गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस गई है एनडीए के दौर में, तब क्या अलग था? बहुत कुछ। दो चीजें, सबसे पहले उस एनडीए का लीडर कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। बस सबसे बड़ा फर्क वो, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जम्मू कश्मीर को किस नजरिए से देखते थे? इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। इस बीजेपी का क्या नजरिया है? आपको फर्क नजर नहीं आता? आपकी ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन उन्होंने, वो आप छोड़िए ना, मैं पहले आपके सवाल का जवाब दूं, उसके बाद आप सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए। आपने कहा फर्क क्या है, मैं आपको फर्क दिखा रहा हूं। और सबसे बड़ा फर्क ये, बीजेपी को हमने जम्मू कश्मीर में एंट्री नहीं दी। आपको याद होगा शायद, जम्मू की पार्लियामेंट सीट का बाय इलेक्शन हुआ, मैं एनडीए और वाजपेयी साहब की हुकूमत में मिनिस्टर था और हमने जम के बीजेपी का मुकाबला किया और जम्मू की पार्लियामानी सीट जो है हम जीत गए, इसलिए कि हम जम्मू कश्मीर में बीजेपी को स्पेस नहीं देना चाहते थे। अगर ये पीडीपी वालों को फर्क नजर नहीं आता है तो शायद चश्मे का उनको नंबर बदलना होगा। कांग्रेस और बीजेपी में कितना फर्क है? एक अलग जाविये से मैं सवाल पूछता हूं। जब हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, रियासत की, इसके इरोजन की बात करते हैं, तो कई लोग ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस है। वो तो सही है, तो हमारी हिस्ट्री है, इससे कौन इनकार कर सकता है? मैं तो इनकार नहीं करूंगा। तो हमारे लिए वो अच्छे कैसे हो गए? मैंने कब कहा वो हमारे लिए अच्छे हैं? उनकी हिस्ट्री है, लेकिन जब आप करते हैं तब मुकाबला तो करना है ना, कंपैरिजन करना है। जब आप कांग्रेस का कंपैरिजन बीजेपी से करते हो तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो ख्यालात, जो इरादे, जो सोच जम्मू कश्मीर को लेके हैं, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर कांग्रेस का है। पोस्ट पुलवामा जो हालात बने, एनआईए तो वैसे भी कुछ कार्रवाइयां उन्होंने पहले ही यहां पे शुरू की थी, उसके बाद जो एनआईए का यहां पे रोल रहा, सेपरेटिस्ट के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई, उस पे आपकी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन ने यहां तक कह दिया, कस्टोडियल किलिंग की जो बात हुई, उन्होंने कहा ये बुलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ध्वंस दबाव करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब ये मर्डरस हो गई है, जब कस्टोडियल किलिंग का जिक्र हुआ रिजवान की। आप क्या कहेंगे इस पे? क्या वाकई है ऐसे? रिजवान की किलिंग हुई जी, हुई ना। गिरफ्तारी का ऑर्डर कहां से आया था? एनआईए के केस में ही वो उसको पकड़ा गया था। एनआईए के ही वहां पे ये इंटरोगेशन के दौरान जो है ये मारा गया। हम तो चाहते हैं, हमने साहब इतना ही कहा कि जो इस केस के फैक्ट्स हैं और जो उसके मर्डर का फैक्ट है वो लोगों के सामने लाएं, और जो इसके लिए कसूरवार है उसको जो है उनको जो है सजा दी जानी चाहिए। एनआईए के बारे में जो ये कहा गया कि इसको अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप वाकई मानते हैं ऐसा हो रहा है? मैंने बीच बीच में सुना, और खासकर महबूबा मुफ्ती साहिबा से ये इल्ज़ाम महबूबा मुफ्ती ने लगाया और कहा कि एनआईए की धमकियां दी गई उनके एमएलएज को जो है पार्टी से अलग करने के लिए। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उनके अल्फाज हैं। सेपरेटिस्ट के बारे में क्या कहेंगे आप, जो एनआईए की कार्रवाइयां हो रही हैं? वो तो जाहिर सी बात है उनको दबाने के लिए की जा रही हैं। ये 2017 से शुरू हुआ है। आप मानते हैं ये सही नहीं है क्या? अब सबूत लाइए, कार्रवाई करिए। अब कहीं ना कहीं तो आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म होनी चाहिए। 2017 में आपका केस चला, 2019 अभी है, अभी तक आपने किसको गुनहगार साबित किया? कितना सबूत आप जमा कर पाए?
ये मैं मानता अगर ये पिछले महीने का केस होता, ये 2017 का केस है जब महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर थी। ये जो जिस केस के जरिए मीरवाइज उमर फारूक साहब को दिल्ली बुलाया जा रहा है, ये कल का केस नहीं है, ये 2017 का केस है। तो बताइए ना 2017 से आपने क्या कार्रवाई की, क्या सबूत आपने जमा किया, कहां पे आपका एफआईआर लगा? या तो आप इसको खत्म नहीं करना चाहते हैं ताकि बार बार तारीख लगे, बुलाया जाए, दो ही मतलब इसके निकाले जा सकते हैं। या तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए सिर्फ इनको तंग कर रहे हैं, या फिर ये एक जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन है जिसके तहत आपने सबूत हासिल किया और आप इसको एक मंजिल तक पहुंचाएंगे। कौन सा इसका सही है वो वक्त साबित करेगा। जमात इस्लामी पे बैन लगी, आपने कहा ये बीजेपी और पीडीपी की मैच फिक्सिंग है। आपने कहा ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मुझे लगता है ऐसा। आप क्यों मुझे पूछ रहे हैं मैंने ऐसा क्यों कहा? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं ना, क्योंकि मुझे लगता है ये है, मुझे लगता है ये मेरी राय है, मुझे लगता है कि ये मैच फिक्सिंग है कि दोनों को एक अच्छा खासा मौका मिला अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करने के लिए। माइलेज मिल रहा है, इश्यूज मिल रहे हैं। आप यही कहना चाहते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने का मौका। जमात इस्लामी पे अगर हम हिस्टोरिकली देखें, उन्हें राहत किसी दौर में नहीं मिली। बैन भले ही उन पे गवर्नर ने लगाया और अब लगा, लेकिन उन्हें राहत किसी भी दौर में नहीं मिली। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप जेन्युइनली अब की बार जो बैन लगा उसको किस तरह देखते हैं? क्या वाकई ये आपकी नजर में ये गैर जरूरी कदम था? ये गैर जरूरी कदम था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि जमात इस्लामी पे बैन लगाने से रियासत के हालात साजगार नहीं होते। अगर बैन लगाने से हालात ठीक होते तो फिर 90 और 95 के दरमियान जब इन पे बैन लगा, रियासत के हालात और ज्यादा बिगड़ते नहीं, ठीक हो जाते। 95 पे बैन उठा, 96 में इलेक्शन हुए और आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक हुए। 2014 तक रियासत के हालात ठीक हुए, 2015 में हालात खराब होने शुरू हुए। बैन आपने आज लगाया, इस बैन को लगाने से आपके हालात दोबारा ठीक नहीं होंगे। बैन से आपने कहा हालात ठीक नहीं होंगे। कस्टोडियल किलिंग पे फिर मैं आऊंगा। कस्टोडियल किलिंग जो हुई, आपकी भी मांग रही, कई सारी पार्टियों की यह मांग रही कि एफआईआर, हम पहले बदकिस्मती ये है कि कस्टोडियल किलिंग में हम एफआईआर मांगते हैं, और जितने भी कस्टोडियल किलिंग्स हमने पहले भी बहुत देखी हैं, इंसाफ का कोई उम्मीद नजर नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, और इसीलिए लोगों का एतमाद जो इंस्टीट्यूशंस पे होना चाहिए वो रहा नहीं, क्योंकि हमने इन मामलों में लोगों तक इंसाफ नहीं पहुंचाया। कौन पहुंचाएगा, कैसे पहुंचाएगा? ये मतलब इसमें क्योंकि ये एनआईए का मामला है, जे.एन.के पुलिस और एनआईए को मिलके इस मामले को जो है इसमें इंसाफ दिलाना होगा। इससे पहले कुछ केस कोर्ट में भी गए, कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या करें ऐसी सूरत हाल में? एक डिप्रेसिंग सिचुएशन है। ये तो है ही डिप्रेसिंग सिचुएशन, मैं भी मानता हूँ। मैं यही तो मैं बार बार कहता हूँ, और मैंने हुकूमत में रह के और हुकूमत से बाहर भी मैंने ये कहा कि जब तक हम इंस्टीट्यूशंस में लोगों का एतमाद जो है वो दोबारा कायम नहीं करते, लोग सड़कों पे ही एहतजाज करेंगे, लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे। हमारी कोशिश रहनी चाहिए, चाहे मरकज में किसी की भी हुकूमत हो, रियासत में किसी की भी हुकूमत हो, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि डिलीवरी ऑफ जस्टिस का जो सिस्टम है वो इतना मजबूत हो और इतना तेज हो कि हम लोगों का एतमाद जो है वो दोबारा हासिल कर सकें, जो अभी तक हम नहीं कर पाए। अब आपने कहा अदालत, वो सही है, अदालत में प्रेशर इतना है, केस पे केस, केस पे केस, तारीख पे तारीख। जब केस जो है आप उसको कंक्लूजन तक लाते नहीं हो, और कंक्लूजन तक लाते लाते आपको सालों साल लगते हैं, तो फिर क्या भरोसा रहेगा लीगल सिस्टम में लोगों का? उमर साहब, जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल स्टेट है गवर्न करना, ये सब जानते हैं। जब आप बात करते हैं कि हम पीएसए हटाएंगे, कई चीजें आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में भी होंगी, आपके प्लान आप चाहते हैं ऐसे हों, लेकिन जब हम
पीछे पीछे देखते हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती की सरकार हो, चाहे आप वज़ीर आला रहे हों, चाहे डॉक्टर साहब वज़ीर आला रहे हों, हमें जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला कई बार बेबस दिखता है, कमज़ोर दिखता है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के इस दायरे में इस तरह बांधा जाता है कि लोग फिर अपने आप को बेबस समझते हैं। जब वज़ीर आला खुद को बेबस नजर आए उनको, तो बेबसी सी पैदा हो जाती है कई मामलों में। मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा के लिए बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को कभी बेबस नहीं समझा, माँ सिवाय 2010 जिसका आपने जिक्र किया। 2010 में मैंने एक बेबसी महसूस की, क्योंकि उस वक्त जो खून खराबे का सिलसिला चल रहा था मैं रोक नहीं पा रहा था। उस वक्त ये सही है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बेबस समझ रहा था, लेकिन वो बेबसी यहाँ के हालात के वजह से, वो बेबसी दिल्ली या सिक्योरिटी फोर्सेस या कोई साजिश के वजह से नहीं थी। मैंने 6 साल हुकूमत की और कभी अपने आप को बेबस, माँ सिवाय उन महीनों के अलावा, मैंने अपने आप को बेबस नहीं समझा। कौमी सियासत की बात करें, आप गठबंधन का हिस्सा है, महागठबंधन की बात हुई, बिखरा नजर आ रहा है। कांग्रेस कहीं अपने आप को ना जोड़ पा रही है किसी के साथ, ना जुड़ पा रही है। यही तो हैरानगी की बात है। मुझे खुद अजीब लगता है, कभी कभी मैं हंसता भी हूँ कि ऐसा लग रहा है, ये तासुर दिया गया था मोदी साहब की तरफ से कि इट इज़ वन अगेंस्ट एवरीबॉडी, कि मोदी साहब जो है अकेले बाकी पार्टियों का मुकाबला कर रहे हैं। आज तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के एलाइज ज़्यादा हैं बनिस्बत के यूपीए के। तो अब तो कहीं ऐसा ना हाल तो नहीं होगा कि इट इज़ राहुल गांधी अलोन अगेंस्ट एवरीबॉडी एल्स। मोदी साहब को अब मजबूरन दोस्तों की ज़रूरत पड़ी। हर रियासत में उन्होंने अब अलायंसेस कायम किए। तो ये जो तासुर मुल्क को दिया गया था कि मोदी साहब अकेले सबका मुकाबला करेंगे, ये बात गलत साबित हुआ। मोदी साहब, आप जिस भी रियासत को देखें, जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने अंदर अंदर से अपनी दोस्तियां जो हैं वो कायम की हैं। अब जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उम्मीद की जाती है कि कुछ रियासतों में वो थोड़ा सा दिल बड़ा करके, जिस तरह हमने जम्मू और उधमपुर की सीटें छोड़ी हैं सेक्युलर वोट को इंटैक्ट रखने के लिए, कांग्रेस को भी कुछ मुश्किल फैसले लेने चाहिए, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो बिहार में हो। यूपी में तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनके लिए कुछ खास रखा नहीं गया है। महाराष्ट्र की हम बात कर सकते हैं, बिहार की बात कर सकते हैं, दिल्ली की बात कर सकते हैं। कुछ और जगहों में शायद पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, नहीं कर पाते हैं। अभी फ़िलहाल हो नहीं रहा है, बहुत बुरा हाल है। अभी हो नहीं रहा है और वक्त भी हमारे पास ज़्यादा है नहीं। हालांकि हमने, अगर आप देखें अलायंसेस की बात, ऑपोजिशन ने बीजेपी से बहुत पहले शुरू की, लेकिन पिछले दिनों में बीजेपी ने, उनकी कामयाबी आप मानते हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते? वो तो उन्होंने पहले ही कहा हुआ है। वो तो कहते हैं चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, वो इतना ही सीरियसली उन इलेक्शनों को लेते हैं। और ये हमें मान के चलना होगा कि बीजेपी का जो इलेक्शन लड़ने की जो मशीनरी है, उसका इस मुल्क में मुकाबला नहीं है अभी। चाहे वो पैसे के लिहाज से हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से हो, एक बहुत ही एक मजबूत इलेक्शन मशीनरी जो है बीजेपी की है। पोस्ट बालाकोट की बात करें, क्या आप समझते हैं कि एक वाकई एक पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे, हमने घुस के मारा, ये सस्टेनेबल है? ये बालाकोट के बाद की तब्दीली नहीं है, ये उड़ी की तब्दीली है। उड़ी के हमले के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, और आर्मी के तमाम जनरल कहते हैं कि ये पहली मर्तबा सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए, सर्जिकल स्ट्राइक्स इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि हमने उन सर्जिकल स्ट्राइक्स को ओन किया, उनको एक पॉलिटिकल शेप दी, उन पे बॉलीवुड के पिक्चर बने। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब पुलवामा में वो हमला हुआ, उसके बाद ओपन रिटेलिएशन ये एक नेचुरल सा प्रोसेस बना। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद अब हमारे पास और कोई गुंजाइश है नहीं, हमें इसी तरह का रिस्पांस देना होगा। पोस्ट बालाकोट जब हम बात करते हैं, तो क्या आपको दिखता है, जो कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं, बने हैं, जो एक नैरेटिव, आप जो नैरेटिव थोड़ा सा एक नैरेटिव चेंज हुआ,
और इसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ हद तक ऑपोजिशन की भी गलती है। हम मोदी साहब के ही स्टेज पे हम उतर आए, बजाय ये कि हम मोदी साहब को मजबूर करें कि वो मुल्क को जवाब दें कि पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया। जनाब, बालाकोट हमारी मजबूरी बनी, लेकिन मजबूरी क्यों बनी? क्योंकि पुलवामा में हमला हुआ। पुलवामा का हमला हुआ क्यों, ये हम क्यों नहीं पूछते हैं? ये किसी ने पूछा नहीं। और उस मतलब पुलवामा, जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ उसी दिन इस रियासत के गवर्नर साहब ने क्या कहा लापरवाही हुई। मैंने खुद उनका इंटरव्यू देखा मुख्तलिफ टीवी चैनलों पे। ने कहा कि पुलवामा का हादसा हुआ क्योंकि हमारी लापरवाही हुई। तो लापरवाही किसने की? उसके लिए आपने अभी तक किसी को कसूरवार नहीं ठहराया। किसके खिलाफ केस हुआ, कौन सस्पेंड हुआ, कौन अटैच हुआ, कौन डिसमिस हुआ? उड़ी के हमले के बाद आपने उस ब्रिगेड कमांडर को वहां से निकाला। पुलवामा के हमले के बाद आपने क्या किया? इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी लापरवाही हुई, आपने फिलहाल किसी को उसके लिए कसूरवार नहीं ठहराया। हाँ ठीक है, आपने बालाकोट में जो कार्रवाई की, लेकिन वो आपकी मजबूरी बनी। लेकिन वो मजबूरी क्यों बनी, वो सवाल आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? लेकिन उसके साथ साथ जो पिछले 5 साल मुल्क का हाल रहा, जो बेरोजगारी का हाल है, जो एग्रीकल्चर का हाल है, जो मैन्युफैक्चरिंग का हाल है, ये ऑपोजिशन। अब आप डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं। आज अखबार में खबर है कि जो नोट हैं, करेंसी, वो डिमोनेटाइजेशन से ज्यादा हैं आज। तो फिर डिमोनेटाइजेशन, जो कैशलेस सोसाइटी बनाने की बात चल रही थी, जो सारा कुछ बिना कागजी नोट का होना था, उसका क्या बना? ये इश्यूज तो है नहीं अभी। यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हम मोदी साहब का बनाया हुआ जो स्टेज है उस पर हम बात कर रहे हैं, बजाय ये कि हम मोदी साहब को मजबूर करें कि वो हमारे स्टेज पे आके बात करें। राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर, उन्होंने उल्टा कर दिया सब चौकीदार। ये मजाक बनाया हुआ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये कुछ हद तक उन्होंने शायद जिस तरह चाय वाले पे उन्होंने 2014 का इलेक्शन लड़ा, वो चाहते हैं कि 2019 का इलेक्शन वो चौकीदार पे लड़ें, लेकिन वो शायद इतनी बड़ी बात है नहीं। और ये मजाक सा बना हुआ है। अब हर कोई बीजेपी वाला अपने ट्विटर के नाम के सामने चौकीदार लिखता है। इसमें एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जब हमें गालियाँ पड़ती हैं उन लोगों से, हमें सीधा सीधा पता चल जाता है ये बीजेपी के हैं। इससे पहले पता नहीं चलता था। वो हमें गाली देते थे सोशल मीडिया पे और हमें पता नहीं था इनके रूट्स क्या हैं। अब हम नाम पे देखते हैं ना, आप चौकीदार लिखा है, गाली दे रहा है, सीधा सीधा इसका बीजेपी के साथ लेना देना है। इंडो पाक की बात करें, हमेशा से आप अक्सर जो जम्मू कश्मीर के सियासतदान हैं वो इस हक में रहे कि बातचीत होनी चाहिए। पोस्ट बालाकोट या जिस तरह की इस वक्त मुल्क में सियासत चल रही है, क्या आपको लगता है कि कहीं बातचीत के इम्कानात नजर आ रहे हैं? इन हालात में तो बातचीत की हमें उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। बातचीत, हम सब बातचीत के हक में। हम कहते हैं कि ना, बिना बातचीत किए इन दोनों मुल्कों के हालात जो हैं, रिश्ते ठीक नहीं होंगे। लेकिन ये भी हमें मान के चलना होगा कि ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से आप सिर्फ चुटकी बजा सकते हो। हम जहां मरकज को बातचीत के लिए तैयार करना चाहते हैं, वहां पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बातचीत के लिए साजगार हालात बनाए। अब पठानकोट हो, उड़ी हो, पुलवामा हो, इस तरह के हमले हों, और फिर हम मरकज से कहें नहीं जी आपको पाकिस्तान से बात करनी ही होगी, ये मुश्किल हो जाता है। तो इमरान खान साहब जहां कहते हैं कि वो पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे, जो वो कहते हैं कि वो कुछ अलग से करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, और हटके किया। जो 24 या 45 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने हमारा पायलट वापस लौटा दिया। हमें लगता है कि वो कभी कभार कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं। इलेक्शन हो जाएं, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के तरफ से कुछ ऐसे कदम हों जिससे कि माहौल थोड़ा साजगार हो और हम मरकज़ की नई हुकूमत को फिर बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए तैयार कर सकें। नरेंद्र मोदी को कुछ क्रेडिट देंगे? शुरुआत में उन्होंने, मैं क्रेडिट देता हूं। जहां तक जम्मू कश्मीर को अगर हम लेके चलें, अंदरूनी तौर जो हम उनसे उम्मीद कर रहे थे वो हुआ नहीं। माँ सिवाय उनकी 2 तकरीरें लाल किले से, जब उन्होंने कहा कि गाली और गोली से नहीं, गले लगने से होगा, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के इंटरनली हमने कुछ नहीं देखा। लेकिन एक्सटर्नली कुछ उन्होंने पेशरफ्त की। शुरू में नवाज शरीफ को अपने स्वेरिंग इन में बुलाया, उसके बाद अचानक लाहौर गए और शादी में शिरकत की। बैनुल अक़वामी सतह पे जब मीटिंगें हुई उनमें नवाज शरीफ साहब से बातचीत हुई।
तो इंटरनेशनली अगर मैं कहूँ तो मोदी साहब ने अपने तरफ से कोशिश की। उन कोशिशों में पाकिस्तान को जो रिस्पांस देना चाहिए था वो रिस्पांस मिला नहीं, चाहे पठानकोट के ज़रिए, उड़ी के ज़रिए, वो रिस्पांस मिला नहीं। अब नई हुकूमत बनेगी, उम्मीद करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ पेशरफ्त करें और बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हो। उमर साहब, आखिरी सवाल मेरा, जम्मू कश्मीर की बात करें, ख़ास तौर पे वादी की बात करें, जिस तरह के हालात हैं, कैसे निपटें इस हालात से? मुश्किल होगा, आज भी मुश्किल होगा। रास्ता आगे आसान नहीं है, लेकिन हम सबको मिलकर इसमें कोशिश करनी होगी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इस रियासत पे कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल राजभवन के थ्रू है, उसको ख़त्म करिए। इलेक्शन कराइए, लोगों को मौका दे दीजिए अपनी हुकूमत चुनने का, जिसकी भी पार्टी लोग वोट करके दे देते हैं। हुकूमत बने, फिर हम सबको मिल के इलेक्शन के बाद इस रियासत को इस दलदल से बाहर निकालना होगा। निकाला जा सकता है, हमने पहले भी इस रियासत को मुश्किल दौर से निकाला, चाहे वो 96 के बाद हो या हाल ही में, किया जा सकता है और इंशाल्लाह करेंगे भी। आपको लगता है हालात इस वक्त इलेक्शन के लिए बिल्कुल साजगार हैं? ना, बिल्कुल साजगार तो नहीं है, बिल्कुल साजगार तो नहीं है, लेकिन इससे ख़राब हालात में भी हमने इलेक्शन किए हैं। हमने 96 में इलेक्शन किए, हमने 2002 में इलेक्शन किए, मैंने खुद मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़े 98 और 99 में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हालात पूरी तरह से परफेक्ट हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन लोग चाहते हैं कि इस गवर्नर रूल से उनको नजात मिले और उसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है। अमेंडमेंट्स का क्या करेंगे? गवर्नर साहब ने हाल ही में 2 खास अमेंडमेंट्स की है, क्या अगर आपकी हुकूमत आती है आप उनको? मैं तो आपको यही कहूँगा कि गवर्नर साहब के तरफ से जितने भी फैसले हुए हैं गवर्नर रूल के दौरान, उन सबको रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू किया जाएगा, सबको रिव्यू किया जाएगा। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।